Hi learners, I am back with the second part of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Children, I hope you must have enjoyed my previous video, that is the part 1 of the chapter. Children, those who haven't watched yet, I'll share the link in my description box. Please go through it. Because अगर आप चाहते हैं कि आप सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ लें तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स बिगिन विद द फर्दर टॉपिक, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. चिल्ड्रन, हमने अभी तक पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे. कुछ अच्छे भी थे और कुछ जिस तरीके से उन्होंने किए वो बुरे भी थे. लोग उनसे खुश नहीं थे. एक्चुअली जो रिएक्शन था लोकल पीपल का, दैट वाज क्वाइट नेगेटिव बिकॉज द वे ही वाज इम्प्लीमेंटिंग दोज चेंजेस, पीपल डिडंट लाइक दैट. पहले तो जो फ्रेंच आर्मीज आ रही थी उनको तो लोगों ने वेलकम किया लाइक दी हार्बिंगर्स, बट बाद में दे गॉट अपसेट द वे नेपोलियन वाज इम्प्लीमेंटिंग दी चेंजेस. अभी हमने देखा कि नेशनलिज्म क्या है, लोगों के अंदर फीलिंग कैसे आ रही थी. हमने उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा बिकॉज समवेयर इट इज कनेक्टेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज वेल. अब हम ये देखेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर फीलिंग्स आ रही थी नेशनलिज्म की. सो चिल्ड्रन, 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे, कोई भी कंट्रीज नहीं थी, तो सारी चीज़ें डिफरेंट थी. डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट आपकी लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट आपका नेशंस थे. कोई मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था. तो फिर कहाँ से आएगी नेशनलिज्म की फीलिंग्स? बिकॉज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाने के लिए एक कॉमन आइडेंटिटीज का होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं था. डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन्स, ऑटोक्रेटिक मोनार्की और कोई नेशन स्टेट नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, बुक में छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, द हैब्सबर्ग एम्पायर. हैब्सबर्ग एम्पायर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वहां पर आपके बहुत सारी प्लेसेस थी, जैसे ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, आपका सडरलैंड था, आपका एल्पाइन रीजन था. ये सब किसके हिस्से थे, ये किसके पार्ट थे? ये सारे आपके द हैब्सबर्ग एम्पायर के पार्ट थे. तो चिल्ड्रन, हमने देखा कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि डिफरेंट लैंग्वेज भी है, डिफरेंट कल्चर भी है, तो कैसे पॉसिबल होगा. ये एक प्रॉब्लम थी कि इतने सारे डिफरेंशिएशंस थे, तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे लाई जाए, कॉमन आइडेंटिटीज कैसे बनाई जाए. अब उसके लिए हमको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम समझें कि यूरोपियन स्ट्रक्चर कैसा था, यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी, मतलब वहाँ कौन लोग रहते थे, कैसे लोग थे. सो चिल्ड्रन, जो हमारी यूरोपियन सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is aristocracy, second is peasants. Aristocrats were the people who were ultra rich. ये बहुत rich थे, इनके पास बहुत पैसा था. On the contrary, peasants were very poor. अब children, obviously, rich की जो population होती है, that is very less population. And if you talk about peasants, if you talk about poor people, they were highly populated. इनकी population बहुत ज़्यादा थी, right? So they were less and they were high in population. Children, they were landlords, of course. ये कौन थे? They were ultra rich. इनके पास पैसा था. They were landlords. On the contrary, they were landless. इनके पास land ही नहीं थी, right? Now the third difference between these two is इनके पास सारे राइट्स होते थे. दे हैड ऑल राइट्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट्स. नाउ चिल्ड्रन, किस राइट्स की मैं बात कर रही हूं? जितने वोटिंग राइट्स थे, बोलने का जिनको हक था, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को था जो रिच हुआ करते थे. जो पुअर थे उनको तो कोई हक ही नहीं था.
बिकॉज इनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, ये पुअर थे तो इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, इवन इनमें मेन भी इंक्लूडेड थे आपके। बट चिल्ड्रन ये तो बात हमने 18th सेंचुरी की है, जो हमारी यूरोपियन सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑन वन साइड देयर वर एरिस्टोक्रेट्स एंड ऑन द अदर साइड देयर वर पीजेंट्स, राइट? दे वर less populated, they were highly populated, they were landlords, they were landless, they had all the rights, on the contrary they did not have any kind of rights. So children, by the 19th century one more class was added, that was new middle class. Right? Now who were these people? They were doctors, they were industrialists, they were businessmen, they were professionals, even children, they were the workers also. Working class people को भी middle class. You know what? ना तो वो ज्यादा अमीर थे, ना वो ज्यादा गरीब थे, इसलिए इनको बोला जाता है न्यू मिडिल क्लास। उनके पास थोड़ा सा पैसा रहता भी था, वो थोड़ी सी नॉलेज भी रखते थे, थोड़ा पढ़े लिखे भी थे, एंड ऑफ कोर्स जब वो पढ़े लिखे थे, थोड़ा पैसा था, तो ऑब्वियस था कि उनको आवाज अपनी उठानी थी, और यही लोग आगे चल के कहलाए गए थे रेवोल्यूशनरीज। तो यही इनका रोल था। न्यू मिडिल क्लास कब इमर्ज हुई थी? इफ यू रिमेंबर 9th क्लास चैप्टर सोशलिज्म, in that we have studied when there was industrial revolution. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब हमारे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई, नए नए लोग उठकर आए, न्यू एजुकेटेड लोग उठकर आए, जिनमें से हमारे डॉक्टर्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ये वो लोग थे जिनको थोड़ी नॉलेज होती थी, एंड ऑफ कोर्स जिनको नॉलेज होती है तो वो सोसाइटी में कुछ तो चेंजेस लेके आते हैं, बिकॉज दे वर एजुकेटेड। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड द टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि हम पहले ये जानना चाह रहे हैं नेशनलिज्म कैसे आया। उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन रहता था, कौन लोग थे यूरोपियन सोसाइटी में, राइट? अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अभी चिल्ड्रन हम लिबरलिज्म बहुत सुनते रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल? इन सिंपल लैंग्वेज, लिबरल मीन्स फ्री, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। ये लिबरल नेशनलिज्म कहाँ से आया, क्या था? सो चिल्ड्रन, हमने देखा बाय द 19th सेंचुरी न्यू मिडिल क्लास लोग आए और थोड़े एजुकेटेड भी थे, तो ऑफ कोर्स उनको नॉलेज थी, उन्होंने अपनी नॉलेज को यूज किया, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। अब किस टाइप का लिबरलिज्म उनको चाहिए था? दे डिमांडेड टू टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। द वन वाज पॉलिटिकल लिबरलिज्म, another was economic liberalism. So let's talk about political liberalism. What is political liberalism? Children, by the word political सबको क्लियर हो रहा है कि पॉलिटिक्स इट मीन्स थोड़ा सा हमारा राजनीति से रिलेटेड है। पॉलिटिकली, अब पॉलिटिकली क्या क्या राइट्स डिमांड कर सकते हैं वो लोग? द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल फ्रीडम। उनको चाहिए था कि फ्रीडम मिल जाए, सबको अपना अपना डिसीजंस लेने का राइट्स दिया जाए। सेकेंड, उनको चाहिए था कि सबको अब इक्वल ट्रीटमेंट मिले बिफोर लॉ, अभी सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। थर्ड, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब हमको ये राइट्स दिए जाए कि हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, हमारे कंसेंट से गवर्नमेंट बने और वो हमारे लिए काम करे, वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, right? Then fourth, end of aristocracy. Of course, they were demanding government by consent. अब जहाँ government by consent है वहाँ तो मोनार्की का कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए, हमें अब ये मोनार्की नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। चलिए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस मीन्स कि जो नोबल पीपल होते थे, जो अमीर होते थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास से होते थे, उनको क्या होता था? प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ। क्यों मिलते थे? भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना, तो जाहिर सी बात है जो राजा को मिलते थे राइट्स वो आपके बेटे को भी मिलेंगे। तो इनका कहना ये था कि ऐसा क्यों है? जब हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ मांगा है, इट मीन्स
सभी के लिए लॉ बराबर है, तो ये नोबल पीपल को क्यों इतने प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, राइट? तो इनका ये कहना था कि क्लेरिकल प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट दे आल्सो डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट्स। अब यहाँ इक्वल वोटिंग राइट्स मेन और वीमेन दोनों नहीं आते। चिल्ड्रन, विमेन के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई चली है कि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी मेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या था, ये कौन से आपके किस वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, यहाँ किन मेन की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन से जो मेन है उनकी बात हो रही है। यहाँ ये बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ मेन जो होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनको राइट्स होते थे, वो वोटिंग राइट्स रखते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको कोई राइट्स नहीं थे वोट करने के। तो यहाँ किस चीज की बात हो रही थी कि जितने भी मेन हैं सब, चाहे वो प्रॉपर्टीड हो या नॉन प्रॉपर्टीड हो, सबको क्या दिया जाए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो ये कुछ पॉलिटिकल इनके डिमांड्स थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म था। ये मांग रहे थे कि हमको पॉलिटिकली ये सारी चीजों की हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल कर दी जाए। नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी इकोनॉमिक लिबरलिज्म, दे वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म इट डजंट मीन कि वो ये कह रहे थे कि पूरा मार्केट में सारी चीजें फ्री होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। दे वर सेइंग फ्रीडम ऑफ मार्केट मीन्स लाइक जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं, हम पे टैक्सेस लगते थे। तो उनका कहना ये था कि हमारे लिए जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत है, राइट? हमारा खर्चा ना बढ़े, हमारे जो टैक्सेस हम पे लगाए जा रहे हैं उनको क्या कर दें, या तो अबॉलिश कर दीजिए या उनको कम कर दीजिए। तो यहाँ इनका कहना था कि हम जब ट्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान जाता है, हम पे टैक्सेस लगते हैं, हमसे वसूला जाता है टैक्सेस को, तो ये क्यों है? या तो ये टैक्सेस हमारे खत्म कर दिए जाए, अबॉलिश कर दिए जाए, या इन टैक्सेस को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सो चिल्ड्रन, ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज उनके पास थोड़ी नॉलेज होती थी और वो चेंजेस लाना चाह रहे थे। तो जो हमारे जितने भी न्यू क्लास मैन थे उन्होंने इन चीजों की डिमांड की कि भाई अब हमको ना पॉलिटिकल लिबरलिज्म दे दीजिए और इकोनॉमिक लिबरलिज्म दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में अगर हम नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन ने भी ना क्या किया था, कॉन्फेडरेशन बना रखा था 39 स्टेट्स का। कॉन्फेडरेशन मींस लूज ऑर्गेनाइजेशंस और किंगडम्स। अब क्या था, सारे स्टेट्स की अपनी अपनी ना करेंसी थी, अपने अपने वेट्स एंड मेजर्स थे, सबका अपना अपना सिस्टम अलग था। तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी ट्रेड करने में, लोग ट्रेड ही नहीं कर पाते थे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि ये लोगों के लिए ना डिफिकल्टी हो रही थी कि हमको मतलब फेस कर रहे थे प्रॉब्लम कि हम कैसे ट्रेड करें, क्योंकि हम एक जगह जाते हैं वहाँ हमारा टैक्स लगना है, प्लस हमारी करेंसी भी चेंज होनी है, फिर दूसरी जगह जाएंगे वहाँ हम करेंसी चेंज करेंगे, पता चला वहाँ पे कुछ और वेट और मेजर हुआ, तीसरी जगह जाएंगे वहाँ कुछ और वेट और मेजर निकलेगा। तो ये थोड़ी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। जब ट्रेडिंग में प्रॉब्लम थी तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ नेपोलियन ने जो 39 कॉन्फेडरेशन बना रखा था 39 स्टेट्स का। सो ये प्रॉब्लमेटिक तो था, तो मिडिल क्लास लोगों ने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दैट इज व्हाई दे डिमांडेड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। उनका कहना यह था कि सारे टैक्सेस हटा दिए जाए, हमको टैक्स फ्री कर दिया जाए, हमारे को भी एक मौका दिया जाए कि हम भी अर्न कर सके। नाउ चिल्ड्रन, लोगों को दिक्कत तो हो रही थी, लोगों को प्रॉब्लम थी कि इतने सारे जगह जगह जाते हैं, करेंसी होती है, जगह जगह जाते हैं, हमारे टैक्सेस लग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो हमारे वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग होते हैं। तो लोगों ने सोचा भाई अब इसके लिए ना एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन क्या था? वो सॉल्यूशन था आपका ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाम लग रहा है ना सुनने में, थोड़ा एवेंजर जैसा नेम लग रहा है ना, वोल्वरीन जैसा। सो लेट्स टॉक अबाउट ज़ोल्वेरिन। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक सॉल्यूशन लेकर आए और अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालें ज़ोल्वेरिन के थ्रू। सो चिल्ड्रन, ज़ोल्वेरिन एक तरह का कस्टम यूनियन था। इट वाज अ काइंड ऑफ कस्टम यूनियन which was initiated by the प्रशिया पीपल इन 1834। इन्होंने स्टार्ट किया, प्रशिया के लोगों ने स्टार्ट किया, एंड उन्होंने क्या किया इसमें, दे अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। जितने टैरिफ बैरियर्स लगते थे उन सबको अबॉलिश कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इनको अबॉलिश करो और हम पे फालतू के टैक्सेस ना लगाए जाए।
और तो और उन लोगों ने 30 करेंसीज थी। How many currencies were there? There were 30 currencies. अब जहां भी वो जाते थे उनको अलग तरीके की करेंसी मिलती थी, एक्सचेंज करना पड़ता था उनको। So what they decided कि अब ये करेंसीज को ना रिड्यूस करा जाए, और इमेजिन उन्होंने 30 करेंसीज से लेकर सीधा 2 करेंसीज पर आ गए। तो ऑब्वियसली जब 2 करेंसीज आ गई तो अब ट्रेडिंग करने में आसानी होने लगी थी, लोग ट्रेड करने लगे थे, और जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ी वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता गया, कम्युनिकेशन बढ़ता गया, राइट। तो ये कुछ रीजन भी था एक इम्प्रूवमेंट का कि क्या हुआ, करेंसीज को रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ करेंसीज 30 वर देयर एंड दे वर रिड्यूस टू 2 करेंसीज। चिल्ड्रन, मैंने अभी बोला सब कुछ बढ़ता गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया, उसके साथ साथ हमारा रेलवे नेटवर्क भी बढ़ने लगा इन ऑर्डर टू प्रमोट मोबिलिटी, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, इंप्रूवमेंट आए। तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट ज़ोल्वेरिन। ये थोड़ा एवेंजर नेम है, आप इसको वोल्वरीन से याद रख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, again I'll repeat it. Zollverein, it was initiated by the people of Prussia in 1834. Why? What was the aim of this? It was a kind of custom union. और इसका एम क्या था कि टैरिफ बैरियर्स को ना खत्म कर दिया जाए। सो दे डिड दैट, और उन्होंने 30 करेंसीज को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 करेंसीज पर ले आए। एंड मोर ओवर ये सब करने से क्या हुआ, हमारा रेलवे नेटवर्क प्रमोट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट अभी हमारा न्यू टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्या है ये? चिल्ड्रन, हमने पढ़ा कि रेवोल्यूशनरीज वो लोग थे जो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड कंजर्वेटिव्स वो थे जो सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे। तो अब क्या था, कंजर्वेटिव्स, अभी हमने देखा कि ये चेंजेस आ रहे थे। ये चेंजेस कौन लेकर आ रहा था? हमारे न्यू मिडिल क्लास लोग, जो मिडिल क्लास के पीपल थे वो लेकर आ रहे थे हमारे। अभी यही लोग क्या कहलाने लगे, रेवोल्यूशनरीज कहलाने लगे। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये चाहते थे कि हमको कोई चेंजेस नहीं चाहिए, उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव्स। सो हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे? इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसे लोग जो पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम से जुड़े रहना चाहते हैं, वो चीजों को चेंज नहीं होने देते और इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते एक्सेप्ट इजीली। ऐसे लोगों को कहते हैं कंजर्वेटिव्स। सो रेवोल्यूशनरी एंड कंजर्वेटिव्स, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो कंजर्वेटिव्स, अब ये क्या कह रहे थे? कंजर्वेटिव्स ने कहा कि भैया, अगर आपको याद हो कि नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे, अभी ये कंजर्वेटिव्स जो थे इनको वो चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे जो नेपोलियन लेकर आया था। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस इनको उनमें से अच्छे लगे थे नेपोलियन के, जो इन्होंने अपने पास रख लिए थे। बाकी सारे चेंजेस को अनडन कर दिया था। हमने पढ़ा था नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे, एक तरीके से उन्होंने फ्रीडम दे दिया था, राइट। लेकिन ये चीज किसको पसंद नहीं आई थी? हमारे कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने क्या किया? Those changes which were made by Napoleon were undone by them except for the few changes. कुछ चेंजेस को छोड़कर। And what were those? एक तो उनमें से था an efficient bureaucracy. Now children, what is the meaning of bureaucracy? Bureaucracy means ऑफिसर्स, हमारे IAS होते हैं, जैसे हमारे कलेक्टर भी होते हैं, ऐसे ही काम करने वाले जो लोग थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थे, उनको उन्होंने बचा के रखा। उन्होंने कहा नहीं, ये हम लेके चलेंगे, उन्होंने जो चेंजेस किए ये हमारे लिए अच्छा है और ये चीज हमारे को स्ट्रेंथन कर देगी, हमारे को ताकत देगी, तो इसको हम रहने देते हैं। तो नेपोलियन का उन्होंने पहला चेंज तो ये रख लिया था अपने पास। The second change Napoleon made was a dynamic economy. उन्होंने कहा कि भैया नेपोलियन का जो डायनामिक इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था ना, हम इसे नहीं बदलेंगे, ये हमारे ही काम में आएगा, ये हमारे ही मोनार्क सिस्टम को ना स्ट्रेंथन कर देगा। Now next, abolition of serfdom. In our previous video we discussed the meaning of serfdom. Again I will tell you, serfdom means bondage labor. एक ऐसी लेबर जिसको आप बांध के काम कराते हो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में,
तो उनको ये अच्छा लगा था कि भैया जो नेपोलियन ने किया है ना कि ये सर्वडम को खत्म कर दिया, इसको खत्म ही रहने दो। एंड फ्यूडलिज्म टू, उन्होंने कहा कि हम फ्यूडलिज्म और सर्वडम को खत्म ही रहने देंगे जो नेपोलियन हमारे लिए करके गए थे। तो ये चिल्ड्रन, ये कुछ चेंजेस थे जो कंजर्वेटिव्स ने कहा कि हम इनको अपने साथ रखेंगे, बाकी सारे चेंजेस जो नेपोलियन लेकर आए थे उन सबको खत्म कर दिया जाए। नाउ चिल्ड्रन, अभी हमारे सामने दो लोग थे, एक रेवोल्यूशनरीज थे, एक कंजर्वेटिव्स थे, राइट। अभी क्या था, नेपोलियन जो चेंजेस लेके आया था वो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं थे। तो जिन कंट्रीज को ये आपके चेंजेस पसंद नहीं थे उन सब लोगों ने कर ली फ्रेंडशिप। अब वो ऐसी कंट्रीज कौन सी थी? वी विल हैव अ निमोनिक फॉर द सेम एज आई डिस्कस्ड इन माय वीडियो कि हम निमोनिक के थ्रू चीजें याद करते रहेंगे, राइट। सो आप उस निमोनिक के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लें और एक नया निमोनिक यहाँ भी याद कर लें। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज कंट्री हु वर अगेंस्ट द चेंजेस, हु वर कंजर्वेटिव्स। सो दे वर in 1815 rap in Britain. You have to learn this mnemonic, only this mnemonic. इसको आप सिंपल वर्ड में याद करें कि 1850 में एक रैप बनाया गया ब्रिटेन में। Now what is rap over here? R stands for Russia, A stands for Austria, and P stands for Russia. So see, within few seconds we have learned the names of conservative countries. So they were rap in Britain, Austria, Russia, Prussia in Britain, right? So एक rap बनाया गया 1815 में ब्रिटेन में। तो these were the conservatives. अब इन सारे कंजर्वेटिव्स ने कर ली फ्रेंडशिप और मिलके कर ली एक लड़ाई नेपोलियन से। क्यों? क्योंकि नेपोलियन चेंजेस लेके आ रहे थे और नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815. If you remember the 9th class chapter फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, ये वो वॉर है, ये वो बैटल है जहां पर हमारे कंजर्वेटिव्स रैप इन ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था और जितने चेंजेस नेपोलियन लेकर आए थे उन सबको अनडन कर दिया था, कुछ चेंजेस को छोड़कर, which we have already discussed. They are these changes. Now children, of course, जब वॉर हो गया, बैटल हो गया, तो जीता कौन? कंजर्वेटिव्स जीत गए। अब जाहिर सी बात है, क्या होना था जीतने के बाद? पार्टी। और उस पार्टी का नाम क्या था? That party was named as Treaty of Vienna. सी देखो, ट्रीट देते हैं ना, हम अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देते हैं, ऐसे ही ट्रीट से आपको क्या याद रखना है? ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। Now children, ट्रीट मीन्स पार्टी। अब ये पार्टी थी जहां पर हमारे सारे कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे थे? सेलिब्रेशन कर रहे थे। अच्छा चिल्ड्रन, एक्चुअली ट्रीटी मीन्स पार्टी नहीं होता, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ कि आप ट्रीट से ट्रीटी को याद रखें कि पार्टी की गई थी। बट ट्रीटी एग्जैक्टली मीन्स कि एक रिटन अग्रीमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट होता है, उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आप हमसे हार गए हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रीटी। तो दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। वियना क्यों है? क्योंकि वियना में साइन की गई थी। और ये पार्टी होस्ट करने वाले कौन थे? दिस पार्टी वाज होस्टेड बाय एन ऑस्ट्रियन चांसलर, हिज नेम वाज ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने इस पार्टी को होस्ट किया था। अगेन वन मार्क क्वेश्चन हियर चिल्ड्रन, who hosted the party? Who hosted the Treaty of Vienna? So the answer is an Austrian Chancellor, Duke
Metternich. He hosted the Treaty of Vienna. Over here, one more question is there. That is Zollverein. Again, 1 mark or 3 marks question. It can be asked in 1 mark that what is Zollverein. It can be asked in 3 marks कि ये Zollvereins के क्या aim थे, क्या objectives थे. This is a 3 marks question as well as 1 mark question, and over here you have got one more question of 1 mark. So children, हम ऐसे lectures के बीच में discuss करते रहेंगे important questions कौन से हैं और कितने marks में आ सकता है. So stay tuned with my videos. Now children, we were on the topic Treaty of Vienna रखी गई, and who hosted this Treaty of Vienna? Duke Metternich, and he was an Austrian chancellor. Now children, ये treaty जो रखी गई थी ना, इसका एक motive था. इसमें 3 important decisions लिए गए. Again 3 marks question over here. What were the decisions taken in the Treaty of Vienna? Those 3 decisions were the first one is, पहले जो फ्रांस है ना, उसके आसपास स्टेट्स बना दो बॉर्डर पर. जो फ्रांस का बॉर्डर है वहां स्टेट्स बना दो. क्यों? क्योंकि जब भी फ्रांस कुछ करता है तो वो हवा में ऐसा फैल जाता है वायरस की तरह कि सबको वही करने का मन करने लगता है. इस पॉइंट पर हमारे ड्यूक मेटरनिक ने एक सेंटेंस बोला था, whenever France sneezes, whole Europe gets cold. जब भी फ्रांस छींकता है सारे यूरोप को कोल्ड हो जाता है. इसका मतलब ये है कि फ्रांस में एक ऐसी हवा चल जाती है किसी भी रेवोल्यूशन की कि सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं. तो जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये फ्रांस कुछ करने लगे, दूसरा रेवोल्यूशन कर दे और ये रेवोल्यूशन सब जगह फैल जाए, जिससे कि पहले फ्रांस एक्सपैंड हो जाए, फ्रांस के बॉर्डर पर बहुत सारी स्टेट्स को बना दिया जाए. So this was the first decision taken in the Treaty of Vienna. Second decision, बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाए. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बर्बन डायनेस्टी नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है. ऑफ कोर्स हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसके बारे में पढ़ा था. लुइस 16 वाज फ्रॉम द बर्बन डायनेस्टी. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम बर्बन डायनेस्टी को वापस कैसे, क्योंकि लुइस 16 तो मर गए थे, उनको मार दिया गया था. ही वॉज एग्जीक्यूटेड. सो हाउ कम वो वापस कैसे आ सकते हैं? नाउ चिल्ड्रन, उनके एक कजिन थे, रिलेटिव में थे, वो अभी जिंदा थे, उनको लाया गया. तो वो ये कह रहे थे कि बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाए और हमको वापस से बर्बन डायनेस्टी चाहिए. नाउ थर्ड डिसीजन, सो द सेकंड डिसीजन वाज कि बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाए. एंड द थर्ड डिसीजन इज कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. उन्होंने कहा, किसने कहा? कंजर्वेटिव्स ने कहा. कंजर्वेटिव्स कौन थे? रैप इन ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया इन ब्रिटेन. तो ये हमारे कंजर्वेटिव्स थे. इन्होंने कहा कि अब भी हमको कोई चेंजेस नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं चाहिए, हमको कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं चाहिए, वापस से मोनार्की चाहिए. So these all were the 3 important decisions which were taken in the Treaty of Vienna. Just repeat it once. The first decision was establishment of states on the border of France so that France could not expand. France expand ही नहीं हो पाए, border पे ना states बना दो. Second decision was कि बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाए. एंड द थर्ड डिसीजन वाज कि अब हमको फ्रांस में मोनार्की चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई भी गवर्नमेंट बाय कंसेंट. सो चिल्ड्रन देखो, कंजर्वेटिव्स ये सारे चेंजेस कर रहे थे. अब आपको क्या लगता है, रेवोल्यूशनरीज चुप रहने वाले थे क्या? नो, कंजर्वेटिव्स इतने ज्यादा अड़ियल थे कि वो पीछे हटने वाले नहीं थे.
उन्होंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश किया उन्होंने? सेंसरशिप लगा दिया, जो आवाज उठाता था उनको पनिश कर देते थे। कंजर्वेटिव्स इतने ऑटोक्रेटिक थे कि वो किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते थे, टॉलरेट नहीं करते थे। उस पर्टिकुलर पर्सन को जो भी क्रिटिसिज्म लाता था या किसी भी तरीके की बुराई करता था ना कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, उनको पनिश कर देते थे। सोचो, वो इतने ऑटोक्रेटिक थे। उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया कि हमारे खिलाफ कोई न्यूज़पेपर में नहीं लिखेगा, मैगजीन में नहीं लिखेगा, आवाज नहीं उठाएगा। इवन उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज जो उनके पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पर उंगली उठाता है, वो सारी एक्टिविटीज को बैन करा दिया था। अब इमेजिन, वो इतने अड़ियल थे कंजर्वेटिव्स कि उन्होंने इतनी सारी चीजें इम्पोज कर रखी थी, लेकिन जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तब भी बहुत कुछ किया। हमारे रेवोल्यूशनरीज आगे बढ़ते गए। एंड हु वर द रेवोल्यूशनरीज? लिबरल पीपल। तो चलो देखते हैं कि हमारे रेवोल्यूशनरीज कैसे थे। लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरीज नाउ। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, who were revolutionaries? Revolutionaries were those people who were willing to bring changes in the society. जो लिबर्टी की बात करते थे, जो लिबरलिज्म चाहते थे, राइट? जैसे हमारे न्यू मिडिल क्लास लोग, वो क्या चाहते थे? चेंजेस लाना चाहते थे। तो ऐसे ही ये लिबरल पीपल थे। इन सिंपल वर्ड्स, दे वर अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स के खिलाफ खड़े हुए थे ये सारे। In simple words, they were against conservatism. ये सब लोग कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थे, उनको बोला जाता था रेवोल्यूशनरीज। Now children, see, अभी क्या था? रेवोल्यूशनरीज चेंजेस चाहते थे, कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिव्स ने क्या किया था? सेंसरशिप लगा रखी थी। वो बहुत ऑटोक्रेटिक थे, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्या था? अब कुछ तो करना था ना रेवोल्यूशनरीज को, क्योंकि वो चुप रहने वालों में से तो थे ही नहीं। अब उन्होंने चुपचाप सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करी। क्यों सीक्रेटली? क्योंकि सेंसरशिप लगा हुआ था सारी एक्टिविटीज पर जो कंजर्वेटिव्स के पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पर उंगली उठाती थी। अब सेंसरशिप था, अब सीक्रेट सोसाइटीज बना गए। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बन रही थी? What was the aim of these secret societies? ये चाहते थे कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड हो जाए। एंड ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरीज कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थे। कंजर्वेटिव्स ने क्या किया था? ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी थी। अब ट्रीटी ऑफ वियना साइन की थी, इट मींस रेवोल्यूशनरीज किसके अगेंस्ट थे? दे अपोज्ड ट्रीटी ऑफ वियना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, वो किस लिए लड़ रहे थे? दे वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ऑटोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। तो children, these were the aims of revolutionaries. That is why they formed secret societies. और इसका नाम सीक्रेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने सीक्रेटली वो सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया था, बिकॉज कंजर्वेटिव्स ऑलरेडी इम्पोज्ड सेंसरशिप। अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे? वो थे जो चेंजेस लाना चाहते थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी थे वो थे हमारे गुज़िप मज़ीनी। गुज़िप मज़ीनी के बारे में पढ़ते हैं। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे। ये इटली से थे। He was from Italy and he was born in Genoa in 1807. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब बहुत छोटे थे, यंग एज में थे, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी विच वॉज नेम्ड एज कार्बोनरी, जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी, व्हाट इज कार्बोनरी? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। उस नाम पर इन्होंने, उस प्लेस के नेम पर इन्होंने आपका सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा, दैट वाज कार्बोनरी, और ये उसके मेंबर बन गए।
and he became the member of Carbonari. अब चिल्ड्रन इन्होंने क्या किया था, जब ये मेंबर थे कार्बोनरी के, इन्होंने लिगुरिया एक जगह है वहां पर रेवोल्यूशन चलाने की कोशिश करी और इसी के लिए इनको कहाँ भेजा गया, ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। इन्होंने लिगुरिया में रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसलिए इनको कैप्चर कर ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। जब ये वापस आए वहां से, तब तो ये और भी ज्यादा ब्रेवली आए सारी चीजों को करने के लिए, और जब इनको ये भेजा गया था ना एग्जाइल में, तब ये सिर्फ 24 इयर्स के थे चुके, ओनली 24 इयर्स, सच अ यंग एज। सोचो इनमें इतनी ब्रेवरी थी, ये इतने इंटरेस्टिंग पर्सन थे, ये चेंजेस लाना चाहते थे और ये कंजर्वेटिव्स को बहुत खटकते थे। रीजन, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी थे, चेंजेस लाना चाहते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी कंजर्वेटिव्स वो इनसे डरते थे, क्योंकि इनके अंदर एक पैशन था चेंजेस लाने का और ये करते ही रहते थे। दैट इज व्हाई ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल। जब इन्होंने रेवोल्यूशन करने की कोशिश की, वेयर, इन लिगुरिया। अब जब ये वापस आए ना, तो आपको क्या लगता है ये चुप रहने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने वहां से जब लौट कर आए, 2 सीक्रेट सोसाइटीज फिर से बनाई एंड दे वर नेम्ड एज यंग इटली इन मार्सेलिस, मार्सेलिस भी नेम है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, एंड यंग यूरोप इन बर्न। इन्होंने 2 सीक्रेट, ही फ्रेम्ड 2 more सीक्रेट सोसाइटीज नेम्ड एज यंग इटली इन मार्सेलिस, यंग यूरोप इन बर्न। चलिए, इनका जो मानना था, इनका एक बिलीफ सिस्टम था। अगेन 1 mark क्वेश्चन ओवर हियर। What was the belief system of गुज़िप मज़ीनी? ये क्या सोचते, ये किस चीज पे विश्वास करते थे? एक्चुअली ये इस चीज पे विश्वास करते थे, इनका कहना ये था कि भगवान भी ये चाहता है कि हम सब जो है मिलके रहें, जितने भी इटली बोलने वाले लोग हैं वो सारे पैच वर्क में ना रहें, अलग अलग ना रहें, उन सबको साथ में लाया जाए। इसलिए हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, उसमें भी इनका रोल था। एंड चिल्ड्रन, ऑन माय बोर्ड 1 more important question is there about गुज़िप मज़ीनी। बोर्ड एग्जाम में आपका एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है ऑन गुज़िप मज़ीनी। सो चिल्ड्रन, ओवर हियर अगेन 3 marks क्वेश्चन इज हियर। प्लीज आप इसको लर्न कर लें, रीड कर लें। So children, this was all about गुज़िप मज़ीनी. He formed 2 secret societies, Young Italy in Marseilles, Young Europe in Bern. And children, what was his belief system? वो ये इस चीज पे विश्वास रखते थे कि जितने भी इटली बोलने वाले लोग हैं, हम सबको साथ में रहना चाहिए, एक भाईचारे के साथ। So children, I hope आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड इट और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चिल्ड्रन, दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। स्टे ट्यून विद माई चैनल, ऐसे वीडियोज देखते रहिएगा। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और एंजॉय करते रहिए। सोशल साइंस बाय नेहा मैम। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Bye learners, stay safe, stay healthy. We'll meet soon with the new video with the part 3 of this chapter. Bye.